हम आज आपके साथ चर्चा लेकर आए हैं बांग्लादेश में ताज़ा तरीन जो स्थितियां हैं। हिंदुओं पर पर्टिकुलर धर्म के आधार पर अत्याचार किया जा रहा है और बहुत से लोगों की जानें ली जा रही हैं। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था, ऐसी लोकतांत्रिक सरकार क्या किसी भी देश में होनी चाहिए? इस प्रश्न को लेकर हम चर्चा के लिए आए हैं वरुण कुमार सिन्हा जी के साथ, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। वरुण जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। वरुण जी, ये जो विषय है, बांग्लादेश की ताज़ा तरीन जो स्थितियां हैं, कैसी सरकार है जिसको कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है और ऐसे देश में एक धर्म के आधार पर पर्टिकुलर एक रिलीजन के लोगों की हत्याएं की जा रही हैं और कहीं भी ऐसा लगता नहीं कि किसी व्यवस्था का शासन चल रहा है, अव्यवस्था फैली हुई नजर आती है। इन परिस्थितियों में भारत के हिंदुओं का और विशेष तौर पर भारत की सरकार का क्या आइडिया होना चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए? राकेश जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये जो आपका प्रश्न है, जो बांग्लादेश की जो अभी हालात बने हुए हैं, उस हालात को ध्यान में रखते हुए जो प्रश्न आपने किया है, तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बांग्लादेश की हो रही घटनाओं पर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर बहुत गंभीरता से इन मुद्दों को लिया है। और जो भारत सरकार के तरफ से जो सैन्य कार्रवाई आप देखेंगे कि किस तरह से भारत के चिकन नेक को काटने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश बांग्लादेश में इन कट्टरपंथियों के माध्यम से और वहाँ की जो वर्तमान जो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट जो यूनुस की सरकार है, उस गवर्नमेंट की साजिश है कि किस तरह से भारत के चिकन नेक को काट करके और हमारे जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं उसको भारत से अलग किया जाए। ये एक बहुत बड़ी साजिश। और अभी जो आप वहाँ पर अनरेस्ट देख रहे हैं, वो सिर्फ एक धर्म पर आधारित मत देखिए, यह उन्माद फैला करके और भारत के 7 सिस्टर्स को अलग करने की साजिश, जिसमें कि कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि चाइना भी है, कुछ हद तक अमेरिका भी इसमें संलिप्त है और बांग्लादेश, पाकिस्तान सबकी इसमें संलिप्तता है। सभी मिलकर के एन केन प्रकार 7 सिस्टर्स स्टेट को भारत से अलग करने की साजिश चल रही है और भारत को कमज़ोर करने की वो चेष्टा चल रही है। अब जो वहाँ पर सनातनियों पर जो अत्याचार हुआ, आप देखेंगे कि 2 हिंदू युवकों को जलाया गया। मैंने पहले आपके चैनल के माध्यम से कहा था, एक 7 वर्षीय बच्ची को जलाया गया, जिंदा जलाया गया। तो आप जो बर्बरता बांग्लादेश के अंदर में है, वह एक महज आप दंगा का रूप उसको नहीं दे सकते। यह जो अभी घटनाक्रम चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ, हम हिंदुओं के मठ मंदिरों के खिलाफ जो वहाँ पर प्रदर्शन, धरना जो चल रहा है, उसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है। और भारत में माननीय नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली जो केंद्र की सरकार है, वो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सशक्त होकर उभरी है, उस सशक्त भारत के परिस्थिति को देख करके, सशक्त भारत को देख करके, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो अपने आप को महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं, उन महाशक्तियों को भारत का सशक्त होना बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी पसंद नापसंद के जद्दोजहद में आज बांग्लादेश में सनातनियों का ये बुरा हाल हो रहा है। सनातनियों पर अत्याचार करके वो भारत के आंतरिक स्थिति को कमज़ोर करके भारत को कमज़ोर करने की ये साजिश है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के जो उपद्रवी दल है, उपद्रवी समुदाय है, वो बार बार चिकन नेक की धमकी देता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। गृह मंत्री जी ने, जो मैं सोशल मीडिया में और जो समाचार पत्रों में जो मैंने स्टेटमेंट देखा है, कि उन्होंने खुले मंच से पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर रह रहे सनातनियों का भारत में स्वागत किया है और यह कहा है कि जितना इस मिट्टी पर उनका अधिकार है, उतना ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले सनातनियों का भी अधिकार है। ये वाकई बहुत बड़ा वक्तव्य है
भारत सरकार के गृह मंत्री जी के तरफ से, और ये स्वागत योग्य है। और हम उम्मीद करते हैं कि सनातनी पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, वो गृह मंत्री जी के इस उद्घोष से वो अपना जो उनका करेज है, जो उनका साहस है, वो और दोगुना होगा, और वहाँ के जो अराजक तत्व है उसका वो पूरे शक्ति के साथ उसका मुखालफत करेंगे, उसका खिलाफत करेंगे। जो दूसरी बात है कि जो भारत सरकार की तरफ से जो सैन्य कार्रवाई की गई है, जो समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया में जो भर करके छन के खबरें आ रही हैं कि हमारी फौज ने लाल मुनीर हवाई अड्डे को पर जहाँ की चाइना अपनी गतिविधि चला रहा था, उसको हर तरह से वहाँ पर अपना आर्म्स एमुनिशंस टैंक्स रखे थे, उस सबको अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही साथ रंगपुर और चटगांव के तरफ भी भारतीय फौज बढ़ करके और जो चिकन नेक का दायरा है उसको और विस्तारित कर रही है। तो बांग्लादेश के अंदर जो ये हलचल चल रहा है वो भारत सरकार उस पर पैनी नज़र बनाए हुए है, और साथ ही साथ सैन्य कार्रवाई भी हो रही है। पहले क्या था, भारत डिफेंसिव मोड में रहती थी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो भारत है वो पहले वाली भारत नहीं है। अब हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब उन सारे इस्टेब्लिशमेंट को दे रही है जो भारत के सिक्योरिटी से, भारत की सुरक्षा से, भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है। उन सबों को करारा जवाब मिल रहा है। यही वजह है कि अब पिछले 1-2 दिनों से आप देखेंगे कि बांग्लादेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या बांग्लादेश में जो उपद्रवियों का जो स्वर है वो बदलने लगा है। उस बदलाव के पीछे भारत सरकार का और भारत के जो मिलिट्री है उसका जो दमखम जब उनको नज़र आया, उनका एक्शन नज़र आया, तब वो जाकर के बैकफुट पर आए हैं। और अब वो अपना भाषा, चाहे उनके जो शोर शराबे में कमी आई है। आप देखेंगे कि अब वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की कवायद पिछले 1-2 दिनों से शुरू हो गई है। वहाँ पर जो तारिक रहमान जो विदेश में थे वो बांग्लादेश में पहुँच चुके हैं, और बांग्लादेश में उनके स्वागत में जो भीड़ उमड़ी, उस भीड़ को देख करके थोड़ी सी आशा जगी कि शायद वहाँ प्रजातंत्र पटरी पर लौट आए। लेकिन जिस तरह से पिछले कल यानी कि उपद्रवियों का प्रदर्शन हुआ, फिर ऐसा लगता है कि उपद्रवी और वहाँ की यूनुस सरकार फिर गलवाहियाँ करके और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बिल्कुल दूर रखना चाहती है। और वहाँ अराजकता का माहौल, वहाँ पर आप समझ लें कि एक ऐसा माहौल बन गया है कि वहाँ का जो इंटेलिजेंसिया क्लास है उनको भी सड़क पर उतरना पड़ा कि आखिरकार बांग्लादेश में जहाँ के हर धर्म के लोग बड़े शांति से, भाईचारे से रह रहे थे, अचानक शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने की जो परिस्थिति पैदा की गई, उस वक्त से अब तक आखिर क्या वजह है कि वो कट्टरपंथियों के हाथ में जा चुका है। और कट्टरपंथी जो है वहाँ पर खासकर सनातनियों को निशाना बना रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली जो सरकार है, वह एक शर्त पर किसी राष्ट्र को मदद दे रही है कि भारत की सुरक्षा, भारत की अखंडता से अगर आप खिलवाड़ करोगे तो जो बोटी भारत सरकार की तरफ से आपको मिल रही है वो बोटी बंद कर दी जाएगी। और आप देखेंगे कि उसी सिलसिले में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वेस्ट बंगाल में श्री शुभेंदु जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो आर्थिक नाकेबंदी बांग्लादेश की तरफ जो भारत से सप्लाई जाती है उसको भी रोकना चाहिए, ताकि ये जो उपद्रवी हैं, ये जो वहाँ की जो प्रजातांत्रिक विरोधी सरकार है यूनुस की, उसको सबक मिले और उसको यह पता चले कि अगर हम हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करेंगे तो उसका भोग उन्हें क्या भोगना होगा। तो आप देखेंगे कि शुभेंदु अधिकारी जी का जो बयान है वो भी काफ़ी प्रशंसनीय बयान है कि उन्होंने आर्थिक नाकेबंदी की बात उठाई है। तो कुल मिला जुला करके जो बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर अब भूखमरी, कंगाली, भारत सरकार ने जब सख्ती की है तो वहाँ भूखमरी, कंगाली का माहौल व्याप्त होने लगा है। वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बिल्कुल चरमरा सा गया है।
वहाँ पर जितने उद्योग धंधे थे बंद हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि भारत सरकार की शक्ति, भारत सरकार की तत्परता से बांग्लादेश की हालात बहुत जल्द सुधरने चाहिए, क्योंकि ये कट्टरपंथियों का जो ये हुड़दंग है ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। अगर उनका हुड़दंग जारी रहा तो ये आप मान के चलिए कि भारत की जो सरकार है वो बांग्लादेश को कई टुकड़ों में विखंडित कर देगा। यह दिन अब दूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी आपने। देश के लोगों को और देश की सरकार को क्या दिशा होनी चाहिए उसको समझना चाहिए। हमें जो स्टेप लेने चाहिए या जो हम लेने की योजनाएं बना रहे हैं, क्या उनको ज़मीन पे उतारने का वक्त आ रहा है? क्या बांग्लादेश की सरकारें या जो भी सिस्टम चल रहे हैं, क्या वो वहाँ अपने ही नागरिकों की, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, सुरक्षा करने में नाकाम रह रही है? ये हमारी सरकार को समझना, सोचना और उसी आधार पर अपनी विदेश नीति को तय करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।